बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गद्य का एक नया पाठ फिर आज शुरू करने चल रही हूँ। 7वां पाठ है ये, झेन की देन। वास्तव में झेन की देन में 2 हिस्से हैं। रविंद्र केलेकर का लिखा हुआ ये पाठ, जिसमें एक है गिन्नी का सोना और दूसरा है झेन की देन। तो गिन्नी का सोना आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, झेन की देन आपके पाठ्यक्रम में है, तो मैं उसी को पढ़ाने चल रही हूँ। उसी को मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा है। तो थोड़ा सा लेखक का परिचय आपको दे दूं। रविंद्र केलेकर 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे। छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में ये शामिल हो गए। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं, व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों ने चिंतन की मौलिकता के साथ मानवीय सत्य तक पहुंचने में की सहज चेष्टा की है और ये सफल भी रहे। कोंकणी और मराठी के श्रेष्ठ लेखक पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की प्रमुख कृतियां कोंकणी में हैं। समिधा सांगली, मराठी में कुछ हैं। जापान जसा दिसला, हिंदी में पतझड़ से टूटी पत्तियां। तो कुछ एक जो इनकी रचनाएं हैं वो हैं, उनमें से पतझड़ से टूटी पत्तियां जो छोटी सी एक रचना है, उसको भी इन्होंने 2 हिस्सों में लिखी है। झेन की देन है। वास्तव में झेन की देन एक परंपरावादी चीज को दिखाता है। जापान की एक परंपरा है, तो उसमें इन्होंने बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है, जिसके कारण जापान के जो लोग हैं आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा लेते हैं, शांतिपूर्वक जीवन बिताते हैं। तो झेन की परंपरा का वर्णन यहाँ किया गया है। तो मैं इसको पढ़ती हूँ और साथ में आपको समझाऊंगी। लेखक को एक बार जापान जाने का मौका मिला, तो जब वो जापान गए तो वहाँ उन्होंने कैसा देखा, क्या देखा, जो अनुभव किया, उसी का वर्णन उन्होंने झेन की देन में कहा है। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं। अब वहाँ बातचीत के दौरान, किसी चर्चा के दौरान लेखक के मन में कुछ किसी को देखकर या कार्य की गति को देखकर उन्होंने ये शायद पूछा होगा अपने मित्र से कि यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा बीमारियां कौन सी होती हैं। तो उनके मित्र ने उत्तर दिया, मानसिक। मित्र ने बताया कि यहाँ के ज्यादातर लोग मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं। उन्होंने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। मनोरुग्ण का मतलब होता है मानसिक रोगी। मनोरुग्ण का तात्पर्य होता है मानसिक रोगी।
इनका है कि मनोरुग्ण। मानसिक रोगी, मनोरुग्ण, तो ये कहा गया है। तो वो पूछते हैं कि इसकी क्या वजह है, मानसिक रोगी होने की वजह क्या है, किस वजह से यहाँ के लोग मानसिक रोगी होते हैं। और 80% वो भी 80% लोग जहाँ के मनोरुग्ण हो, मानसिक रोगी हो, उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। कहने लगे हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। तो उन्होंने बताया कि वास्तव में जापान के लोगों की जीवन की जो रफ्तार है वो बहुत तेज है, बहुत ज्यादा है, बहुत तेज है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। चलना और दौड़ना दो अलग चीज हो गई। चलना होता है आरामदायक स्थिति में चलना, दौड़ना होता है भागते हुए जाना। तो कहा यहाँ किसी काम को करने के पीछे चलने की स्थिति नहीं होती, आराम से कोई काम नहीं किया जाता, यहाँ भागते हुए हर काम किया जाता है, घंटों का काम मिनटों में, ये स्थिति होती है वहां के लोगों की। तो उन्होंने कहा हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। यहाँ के लोग जो हैं उनका रहन सहन सब कुछ एक तरीके से पूरी तरह बदल गया है। यहाँ शांतिपूर्वक जीवन नहीं है। यहाँ 24 घंटे काम। यदि व्यक्ति का मस्तिष्क 24 घंटे काम करेगा, आराम कम मिलेगी, नींद कम मिलेगी, तो मनोरुग्ण होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। मानसिक रोगियों के पीछे का जो कारण होता है यही तो होता है कि उनके मन और मस्तिष्क को आराम नहीं मिलता, उनका मन और मस्तिष्क शांत नहीं होता। और काम को यदि सीमा से अधिक, काम की एक सीमा होती है और काम को यदि सीमा से अधिक किया जाए तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी होता है। काम और आराम ये दो हिस्से शरीर की आवश्यकता है। यानी हमारे शरीर को जितनी काम की आवश्यकता होती है उतनी ही आराम की आवश्यकता होती है। मगर आज भागते हुई जिंदगी में 21वीं सदी में लोगों के पास समय नहीं है। समय नहीं कहने का मतलब ये होता है कि वो सीमित समय में अधिक से अधिक कार्य करने की सोच रखते हैं। सोने और जगने का समय बदल गया है, नींद का टाइम बदल गया है। सोने और जगने का समय बदल गया कहने का मतलब काम करने का पूरा तौर तरीका बदल गया। और जापान में बिल्कुल उल्टा हो गया है। जब ये हमारे यहाँ ऐसा हो गया है कि रात सोने के लिए बनी है और दिन काम के लिए, तो रात में यदि लोग आज के दौर में पाश्चात्य सभ्यता को देखते देखते लोगों के अंदर ये चीजें आती आ रही हैं कि रात को काम कर लेंगे, तो रात को देर तक जगना और दिन में देर तक सोना, काम की प्रक्रिया में जो ये उल्टा प्रभाव है वो कहीं ना कहीं मन और मस्तिष्क दोनों को कष्ट देता है। जापान के लोग 24 घंटे यदि काम करेंगे तो शरीर पर ही जाएगा, मन और मस्तिष्क पे ही जाएगा। तो कितना, यानी कि उनके 80% लोग मनोरुग्ण होने का कारण यही है, रात दिन जगना, रात दिन कार्य करना। तो उन्होंने कहा यहाँ लोग चलते नहीं हैं, दौड़ते हैं, यहाँ लोग बोलते नहीं हैं, बकते हैं। 10 गुना ज्यादा स्थिति में बात को, तो यहाँ पर सामान्य जीवन है ही नहीं। लेखक के मित्र ने समझाया कि जो सामान्य जीवन कहलाया जाता है, जिसमें सोने जगने उठने बैठने काम करने के घंटे बटे होते हैं
और उन घंटों के अनुसार यदि कार्य किया जाए तो स्वस्थ शरीर रहेगा। तो वैसा यहाँ होता नहीं। जापान के लोगों को बहुत अधिक धन कमाने की लालसा भी है। वो दुनिया में सबसे आगे निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम कम समय में इतना कार्य करें, इतना विकास करें कि दुनिया को नजर आए। तो नजर तो आएगा, लेकिन उसका प्रभाव कहाँ जाएगा? उसका प्रभाव भी वास्तव में शरीर पर ही जाता है। तो लेखक को उन्होंने बताया कि इसीलिए यहाँ पर 80% जो लोग हैं वो मनोरोग हैं। जब हम अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। उन्होंने कहा ऐसी स्थिति में अकेले रहने पर भी अकेले बैठकर हम बड़बड़ाते रहते हैं। उन बड़बड़ाने में हमारी योजनाएं, हमारा काम, प्रतिदिन दिनचर्या, आने वाले कल में हमें क्या करना है, कैसे करना है, योजनाएं, सब कुछ शामिल है। तो अकेले बैठे बैठे भी इस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में कोई नया रूप, कोई नई योजना हम अकेले बैठे बैठे भी करते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। ये बहुत बड़ी लाइन है। 1 महीने के काम को यदि 1 दिन में पूरा करना हो तो रफ्तार क्या होगी इसका अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। 1 महीने में 30 दिन होते हैं और 30 दिन के काम को यदि 1 दिन में किया जा रहा है, यानी 30 गुना ज्यादा, कल्पना से बाहर। तो प्रतिस्पर्धा की दौड़ में अगर ये कार्य हम किसी के साथ करेंगे तो उसका नुकसान वहां के लोगों को ही मिलता है। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। दिमाग तो सोता नहीं है। दिमाग प्रतिपल आपका जगता है, 24 घंटे जगता है। और उसमें क्या होता है कि यदि हम 30 दिन का काम 1 दिन करने लगेंगे तो हमारी स्थिति बिल्कुल मशीनों वाली हो जाएगी। मशीनों का कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जैसे एक मशीन बनाते समय ये माना जाता है कि ये मशीन 3 साल चलेगी और हम उससे इस तरह काम लें कि 1 दिन में 6 घंटे चलाने की जगह हम उसको 24 घंटे चलाते रहें। तो जो मशीन बनाते समय अनुमान लगाया गया है कि वो 3 साल चलेगी, वो संभवतः 1 साल चलेगी। वजह क्या है कि हमने उसकी गति को 3 साल वाले काम को उसको 1 साल में ले लिया, तो मशीन बिगड़ गई। शरीर भी वैसा ही है। ये भी एक मशीन है। इसको भी खान पान, आराम, साफ सफाई, सुरक्षा, आराम, सब कुछ चाहिए। तो वहां के लोगों में तो ये भावना है नहीं, बस उनकी प्रतिस्पर्धा की दौड़ में भागते रहना जिंदगी का हिस्सा बना लिया है उन्होंने। तो भागते रहने से दोनों हाथों से धन तो बटोर सकते हैं, मानसिक शांति नहीं मिलती। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसमें स्पीड का इंजन लगाने पर वो 1000 गुना रफ्तार में दौड़ने लगता है। अब कहा कि दिमाग तो वैसे भी बहुत तेज होता है शरीर में, गति में। लेकिन अगर दिमाग की रफ्तार में भी यदि स्पीड का इंजन लगा दिया जाए तो क्या होगा? तो होगा वो 1000 गुना ज्यादा काम करेगा, और 1000 गुना ज्यादा काम करेगा
तो 1000 गुना काम तो हो जाएगा, लेकिन जो शरीर की स्थिति है वो 1000 गुना ज्यादा खराब हो जाएगी। 1000 गुना ज्यादा खराब हो जाएगी का मतलब हुआ कि वो अपनी उम्र से पहले ही बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ जाएगी। वहां बीमारियां ज्यादा होंगी, वहां दवाओं का खर्चा बढ़ेगा, वहां लोग इसी तरह होंगे जैसे लेखक के मित्र ने बताया है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है। वास्तव में यही है कि काम करने की जो रफ्तार होती है वो एक निश्चित बनाई गई है। वास्तव में मानसिक कार्य करने वालों को 6 घंटे 10 मिनट के बाद थोड़ा आराम की आवश्यकता है। अगर 6 घंटे 10 मिनट आपने लगातार काम किया है तो उसमें आपके दिमाग को 1 घंटे का आराम देना अति आवश्यक है। नई ऊर्जा के साथ नए तरीके से पूरे जोश के साथ कार्य करने के लिए आपको आराम की आवश्यकता है। जापान के लोग यही बात समझने को तैयार नहीं है। उन्हें ये लगता है कि अमेरिका के समान प्रतिस्पर्धा, अमेरिका देश और जापान देश को यदि देखा जाए तो एक छोटा सा देश है और स्पर्धा करता है अमेरिका से। ठीक है, प्रतिस्पर्धा अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100 गुना रफ्तार बढ़ा दो, स्पीड का इंजन लगा दो, उसका असर कहाँ जाएगा? शरीर पर जाएगा। शरीर यदि आराम नहीं पाएगा तो वो बिगड़ जाएगा, रोगों का घर बन जाएगा। तो आज के दौर में जो तनाव की बीमारी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने कहा कि यदि दिमाग का तनाव बढ़ जाएगा तो पूरा इंजन टूट जाएगा, शरीर को नुकसान पहुंचेगा, हर तरह से शरीर पर ही जाएगा। जब आप पढ़ने बैठते हैं और लगातार आप कई घंटों तक की पढ़ाई कर लेते हैं तो कुछ एक पल ऐसा आता है जैसे लगता है कि पढ़ी हुई सारी चीजें आँख के सामने से गुजर तो रही हैं मगर दिमाग में नहीं जा रही हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि कुछ पल के लिए किताब को उलट के बंद कर दो और या तो लेट करके चुपचाप शांत मन से सब कुछ भूल करके लंबी लंबी सांसें लेने लगो। अब उतनी देर की लंबी लंबी सांसें लेना, शरीर को बिल्कुल निढाल ढीला छोड़ देना, वास्तव में आपके शरीर में ऊर्जा की शक्ति का संचार कर देता है, आपको आराम दे देगा। अन्यथा पढ़ी हुई चीजें जो हैं वो भूलने लगेंगी, याद नहीं आएगा। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग कहते हैं कि बहुत पढ़े थे लेकिन लिखते समय कुछ याद नहीं आ रहा था। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि जैसे लगा कि सब कुछ भूल गए। तो ये स्थिति वही होती है कि आपने अपने दिमाग को पल भर भी सोने नहीं दिया, पल भर का भी चैन नहीं दिया। तो जब जरूरत से ज्यादा थक गया आराम और दिमाग आपका, तो जब उसको काम की जरूरत थी तो वो आराम करने लगा। अब ऐसी स्थिति में बताइए कि आपका काम या आपका किया हुआ परिश्रम आपके काम आया? नहीं आया। तो जितनी की आवश्यकता थी आपने उतना भी नहीं किया। तो होगा क्या? होगा ये कि वास्तव में अगर व्यक्ति कि अपनी एक दिनचर्या बना ले, सोने से लेके जगने से लेके उठने बैठने खाने पीने काम करने तौर तरीके से करे, तो संभवतः उसकी उम्र
जितनी उसने कल्पना की उससे ज्यादा होगी। स्वस्थ शरीर होगा, मन अच्छा होगा और काम करने की गति भी तेज होगी। लेकिन उसके लिए एक तरीका बनाना पड़ता है और वो तरीका होता है काम करने की गति, सोने का समय, उठने का समय, खान पान, सब कुछ उसमें जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि भूखे पेट बैठेंगे तो हम बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे, लेकिन हाँ, अगर बिल्कुल बिना कुछ खाए अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो भी हम नहीं पढ़ सकते। अब ऐसी स्थिति में बताइए कि भला कोई काम की गति को कैसे बढ़ा सकता है? तो काम की गति बढ़ाने के लिए वास्तव में जो तरीका है, जापान वाले उसको नहीं अनुमान करते। उन्हें बस ये लगता है कि अन्य देश जो उनसे क्षेत्रफल में सब चीज में आगे हैं, उनके समान हम भी आगे निकल जाएं। तो आगे निकल जाएंगे तो साथ में पीछे कुछ अपना नुकसान करके जाएंगे। 80% लोग मनोरुग्ण हैं। अब बताइए इस ऐसे काम का क्या फायदा मिला? अगर हमने अपने लिए करोड़ों का धन कमा लिया और सेहत के नाम पर हम कुछ नहीं कमा पाए, तो वो रुपया, वो पैसा, वो धन हमारे काम ही नहीं आएगा। वही स्थिति है कि वहां लोगों को चैन आराम नहीं है। तो अंततः क्या होता है कि पूरा इंजन जो है वो टूट जाता है। यही कारण है कि जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। उन्होंने बताया कि वास्तव में यही कारण है कि यहाँ के लोग मानसिक रोग ज़्यादा होता है, मानसिक रोगी हैं। उसके बाद ये सब कहानी होती रहती है। तो लेखक के मित्र एक दिन शाम को, जापान की बहुत प्रसिद्ध पद्धति है वहाँ की टी सेरेमनी। हमारे यहाँ हर तरह की सेरेमनी होती है। हम एक उत्सव मनाते हैं, एक तरीके से परंपरागत तरीके से किसी कार्य को करने का तौर तरीका। तो उनके यहाँ एक टी सेरेमनी होती है। और टी सेरेमनी मतलब कोई भी सेरेमनी होती है तो हम लोग बाजा गाजा और नाच गाना, तमाम तरह के शोर शराबे, खाना पीना सब कुछ करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। लेकिन इनके यहाँ की टी सेरेमनी पूरी उल्टी पद्धति है। वो हमारे यहाँ से उल्टी पद्धति है, लेकिन वहाँ के लिए बौद्ध दर्शन से जुड़ी हुई पद्धति है। तो हम तो ये जानते हैं कि कोई सेरेमनी हो तो हमें नाच गाना, खाना पीना, उत्सव, बाजा गाजा हो तो ही हमारी वो सेरेमनी पूरी होती है। उनके यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं। तो लेखक को लेके वो एक टी सेरेमनी में पहुंच जाते हैं। अब उनके यहाँ की जो टी सेरेमनी है वो कैसे मनाई जाती है उसका वर्णन लेखक के मित्र उनको बताते हैं कि अब देखिए, एक और जापान में 100 गुना ज्यादा काम करने की गति होने के कारण लेखक के मित्र ने कहा, यहाँ लोग चलते नहीं हैं, दौड़ते हैं, यहाँ लोग बोलते नहीं हैं, बकते हैं। एक और कह रहे हैं टी सेरेमनी में ले जा रहे हैं जहाँ न शोर है न शराबा है, कुछ इस तरीके से चीजें हैं कि माहौल में एक शांति का वातावरण और ऐसी शांति कि जो मन और मस्तिष्क को किसी दूसरी दुनिया में पहुंचा दे, वैसी शांति। तो जैन की एक ये जो परंपरा टी सेरेमनी है, इसका वर्णन करते हुए लेखक ने बताया कि शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए, चाय पीने की एक विधि। अब ये क्या है, टी सेरेमनी क्या है? टी सेरेमनी क्या है? चाय पीने की पद्धति, एक अलग तरह की पद्धति है, तौर तरीका है
और इसको जापान वालों ने एक विशेष नाम दिया है, उसको कहते हैं चा नो यू। एक विशेष नाम से बुलाया जाता है। हम इसको टी सेरेमनी कह सकते हैं। लेखक को समझाने के लिए लेखक के मित्र ने इसे टी सेरेमनी कहा, और आपको समझाने के लिए बताया गया कि चाय पीने की एक पद्धति है, और उस पद्धति को जापान के लोग कहते हैं चा नो यू। तो ये यहाँ का एक तौर तरीका, हम कह सकते हैं कि तौर तरीका है चाय पीने का। और इसको मनाने का जो एक ढंग है वो बिल्कुल अलग है। उस अलग ढंग में इसको मनाया जाता है। अब मैं संक्षेप में आपको बताऊं कि इस टी सेरेमनी को वास्तव में बौद्ध दर्शन के हिसाब से सबसे शांतिपूर्ण वातावरण में माना जाता है, कि जितना शांतिपूर्ण वातावरण यहाँ मिलेगा। हम किसी को अपने घर चाय पर बुलाते हैं तो अच्छे से उसको कई तरह का नाश्ता कराते हैं। चाय पर बुलाना एक तरीके से चाय के नाम पर एक बहाना है मिलने मिलाने का। तो ये नहीं कि हम चाय टी सेरेमनी में हम चाय पर बुलाए हैं तो बस उनको हम एक कप चाय पिला देते हैं, नहीं। हम उनको चाय पर बुलाएंगे तो उनको तरह तरह के नाश्ते कराएंगे, खाने पीने की चीज़ें कराएंगे। अगर लंच और डिनर का टाइम नहीं है, दोपहर का भोजन और रात्रि के भोजन का टाइम नहीं है, चाय का टाइम है, तो भी हम उनको इस तरह से इतनी तरह की चीज़ें खिलाते हैं कि वो लंच और डिनर जैसा ही हो जाता है। लेकिन जापान में जो ये चा नो यू पद्धति है वो वास्तव में वहाँ की चाय पीने की एक अलग पद्धति है। टी सेरेमनी कहने का मतलब वास्तव में टी सेरेमनी में सिर्फ टी ही, चाय ही रहती है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अनोखी है। बिल्कुल संक्षेप में अगर बताएं तो सबसे पहले इसका एक स्थान विशेष होता है। इस टी सेरेमनी की कितनी खासियत होती है वो चीजें सुनिए, कि एक खास स्थान पर होता है, साथ ही साथ खास तौर तरीका होता है बनाने का, पीने और पिलाने का भी तरीका अलग होता है। तो पूरी प्रक्रिया जो होती है बिल्कुल अलग ढंग की होती है, और संख्या भी निश्चित होती है कि इस टी सेरेमनी में हम कितने लोगों को बुला रहे हैं। वहां से 3 लोग होते हैं। हमारे यहाँ अगर किसी से ये कहा जाए टी सेरेमनी में सिर्फ 3 लोग होते हैं तो लोग कहेंगे ये सेरेमनी थोड़े है। फिर हमारे यहाँ तो 25-50 लोग जब तक किसी एक सेरेमनी में न हो वो माना ही नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर के जापान की टी सेरेमनी हमारे यहाँ की तमाम सेरेमनी से बिल्कुल अलग है। उन्होंने एक अलग रूप में दिखाया है सारी चीजें, कि कैसे उसको हम लोग तो घर में कोई मेहमान आता है तो अपने ड्राइंग रूम, बाहर का बैठक जिसको कहते हैं, वहाँ उसको ससम्मान बैठा देते हैं। तत्पश्चात हम घर के अंदर जाते हैं, घर में रहने वाले लोगों को बताते हैं कि अमुक व्यक्ति आया हुआ है, चाय पिलानी है। उसके बाद हम तैयारी करते हैं और अंदर से चाय आती है तमाम तरह के नाश्तों के साथ, और फिर हम उसको चाय पिलाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सारी चीजें उस मेहमान के सामने की जाती हैं। मेहमान के उस टी सेरेमनी के पधारने के बाद, यानी उस टी सेरेमनी में आकर बैठने के बाद सारी प्रक्रियाएं उसके सामने शुरू होती। हम तो अपने मेहमान के सामने ला करके कोई चीज बनाने नहीं लगेंगे कि चलो कोई आ गया तो हम चलो बर्तन भी धुल लो और चीजें भी बना लो और सामान भी रख दो। ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा। लेकिन वहाँ की चीजें देखिए बिल्कुल अलग हैं। तो लेखक ने वहाँ जाने के बाद
जो अनुभव किया वो बिल्कुल अलग अनुभव था उनका। वर्तमान, भूत और भविष्य का जो अनुभव लेखक को मिला, उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। उन्होंने जाना कि हाँ, वर्तमान किसको कहते हैं, आने वाले की चिंता करें या जो बीत गया उसकी चिंता करें, कौन सा हमारे लिए फायदेमंद है, कौन सा नुकसानदायक है। तो इस टी सेरेमनी के माध्यम से इतनी सारी चीजें यहाँ पर जापान के लोगों को महसूस होती हैं। तो इन्होंने टी चा नो यू नामक जो टी सेरेमनी बताई है, उस टी सेरेमनी में उन्होंने पूरी पद्धति को स्पष्ट किया है। तो इसी पद्धति के आधार पे, इसी परंपरा को, इसको यहाँ पर लेखक ने झेन की देन कहा कि झेन की ये परंपरा है जिसको हम लोग मानते हैं और देखते हैं। तो मुझे लगा कि इतनी चीजें आज के लिए आपको जानने के, ठीक है। अब इस टी सेरेमनी को कैसे हम वहाँ जापान के लोग मनाते हैं, कैसे किसी को लाते हैं, बिठाते हैं, हाथ धुलाते हैं, पानी पिलाते हैं, पूरी प्रक्रिया को कैसे की जाती है, इसको मैं अपने अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो आज के लिए इतना आपको दोहराइए, पढ़िए इसको, और इसी झेन की देन पाठ को मैं फिर अगले वीडियो में इसको और समझाऊंगी आपको। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।